हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने की साजिश खतरनाक, ये तो सबको पता था। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया खुलासा कर दिया है। इसी बात में एक नई बात और जोड़ दिया, जिसने वाकई में भारत में तहलका मचा दिया है। बताएंगे क्या कहा आज डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वहीं किसी तीसरे देश में मिले जयशंकर जी और चीनी समकक्ष वांग यी, इनके बीच क्या मुलाकात हुई, किस चीज को लेकर, किन मुद्दों पर बात हुई, तो वहीं आपको बताएंगे। भारत की देसी स्नाइपर राइफल ने कर दिया बड़ा कमाल, हर एक भारतीय को होगा गर्व, अमेरिकी राइफल को जोरदार मुकाबले में हराया है। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे अब अमेरिकी दौरे के बाद इस देश की यात्रा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन सा है वो देश, तो वहीं बताएंगे। पाकिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अलापा था कश्मीर का राग, अब भारत ने दे दिया उसको मुंह तोड़ जवाब। जी हां, तो वहीं मोदी सरकार देगी 5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, कैसे कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई, कैसे ये हासिल हो पाएगा, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को निरंतर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने की साजिश थी बड़ी खतरनाक। ट्रंप ने कर दिया एक और नया खुलासा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की साजिश कितनी खतरनाक थी, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के नए खुलासे को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 2.1 करोड़ डॉलर की सहायता राशि एक रिश्वत योजना थी। जी हां, ट्रंप ने गुरुवार को वॉशिंगटन में रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन की बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने भारत समेत दुनिया भर में हलचलें पैदा कर दी है। इससे पहले भी ट्रंप अपने बयान में साफ कह चुके हैं कि पूर्ववर्ती अमेरिकी सरकार यूसेट के नाम पर भारत की मौजूदा सरकार को हटाने की साजिश कर रही थी। फिलहाल अमेरिका ने भारत में वोटर टर्न आउट के नाम पर दी जाने वाली इस सहायता राशि और योजना को बंद कर दिया है। अमेरिका की ओर से रद्द की गई इस वित्तीय सहायता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन पर लगातार हमलावर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में किसी और को निर्वाचित कराने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने बुधवार को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ डॉलर प्रदान करने के उद्देश्य पर सवाल उठा दिया और बता दिया कि ये 2.1 करोड़ डॉलर की जो राशि थी, सहायता राशि, वो सहायता राशि नहीं बल्कि एक रिश्वत योजना थी। जी हां, यानी कि जो बाइडेन सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने की बहुत बड़ी साजिश रची थी। जो बाइडेन ने वाकई में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा करके भारत को चौंका दिया है कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। अब दोस्तों, भारत की मोदी सरकार इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये पैसा गया तो गया कहां, और ये फंडिंग दी गई तो किसको दी गई। इससे दो चीजें हुई हैं। पहला तो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सहायता राशि को बचा लिया, जो कि अब भारत को नहीं देना पड़ेगा। दूसरी ओर भारत को अलर्ट कर दिया है कि ये पैसा मोदी सरकार को गिराने की बहुत बड़ी साजिश थी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोग अपनी क्या निजी राय देना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जब तीसरे देश में मिले भारत और चाइना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हुई चर्चा, क्या निकला कोई समाधान या नहीं, बता दें। भारत और चीन को लेकर एलएसी यानी सीमा पर फिलहाल दिखाई दे रही शांति के बीच हजारों किलोमीटर दूर भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी मुलाकात के दौरान चीन भारत संबंधों में प्रगति, सीमा क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। जोहानिसबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों मंत्रियों की मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि जयशंकर और वांग यी के बीच यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियों ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। जी हां, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, उड़ान कनेक्टिविटी और यात्रा की सुगमता पर चर्चा की गई। जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, भारत की देसी स्नाइपर राइफल ने कर दिया बड़ा कमाल, अमेरिकी राइफल को दिया जोरदार मुकाबले में मात, यानी अमेरिकी राइफल को जोरदार तरीके से हरा दिया। दोस्तों, हथियार की दुनिया में भारत लगातार अपनी ताकत और साख बढ़ा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG ने गुरुवार को अखिल भारतीय पुलिस कमांडो
प्रतियोगिता में स्नाइपर कैटेगरी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के कमांडो विंग को हराकर जीत हासिल की। द प्रिंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसजी ने बेंगलुरु स्थित फर्म एसएसएस डिफेंस की तरफ से बनाए गए .338 सैबर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की थी। इस प्रतियोगिता में भारत के अलग अलग कमांडो फोर्स के साथ दुनिया भर के शीर्ष स्नाइपर राइफलों के साथ रेस लगाई गई थी। इस दौरान .338 सैबर स्नाइपर राइफल ने न सिर्फ लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ भेदा, बल्कि स्नाइपिंग के लिए बनाए गए सभी स्टैंडर्ड को भी पूरा कर लिया। ऐसे में बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जो अपने आप को पावरफुल और सुपर पावर कंट्री कहता है, उसके राइफल को भारत के इस देसी स्नाइपर ने हरा दिया। ऐसे में मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं और मेरा भारत महान। अवश्य कहिएगा आप लोग दोस्तों। वहीं बता दें, मॉरिशस के नेशनल डे के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नवीन बोले, ये हमारे सम्मान की होगी बात। जी हां, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने शुक्रवार को संसद में एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को होने वाले मॉरिशस के नेशनल डे के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। ये भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने इसे अपने देश के लिए एक विशिष्ट सम्मान बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह दौरा दोनों देशों के लिए काफी अहम होगा। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने संसद में घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी व्यस्तता के बावजूद मॉरिशस आने का फैसला लिया है, जबकि हाल ही में उन्होंने फ्रांस और अमेरिका की यात्रा भी की थी। दोस्तों, भारत और मॉरिशस के संबंध ऐतिहासिक रूप से गहरे रहे हैं। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में मोदी जी को एडवांस में हैप्पी जर्नी मोदी कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अलापा था कश्मीर का राग। अब भारत ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां, भारत ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के कश्मीर मुद्दे पर बयान देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से सुलझाने की एर्दोगन की टिप्पणी पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि तुर्की को पहले पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इस मामले पर तुर्की के राजदूत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एर्दोगन कश्मीर राग अलापते नजर आए थे। इससे पहले 2 सालों तक तुर्की ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन जैसे ही वो 13 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचे, शहबाज शरीफ के बार बार भड़काने के बाद एर्दोगन ने आखिर कश्मीर का मुद्दा छेड़ ही दिया और एर्दोगन ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए, जिसका जवाब दोस्तों अब भारत ने दे दिया और कह दिया कि हमने हर बार ये कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और हम भारत के आंतरिक मामलों पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं। जायसवाल जी ने कहा कि मैंने दिल्ली में तुर्की के राजदूत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर इस तरह के अनुचित बयान अस्वीकार्य हैं। जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में किसी दूसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। जी हाँ, ऐसे में आप लोग भी दोस्तों कमेंट में तुर्की और पाकिस्तान को जवाब देना मत भूलिएगा, ये लिखते हुए कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, ताकि ये खबर जो कोई तुर्की या पाकिस्तान में देख रहा हो उसे पता चल सके कि कश्मीर मुद्दे पर बात ना ही छेड़ो तो बेहतर है। वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश की अकड़ की सबसे बड़ी खबर, 4 दिनों तक चली है बीएसएफ बीजीबी के डीजी की बैठक, फिर भी नहीं बनी बात। बॉर्डर पर बाढ़ के विरोध में अड़ा हुआ है बांग्लादेश। दोस्तों, आखिर चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है? मोहम्मद यूनुस की सरकार को कौन से रंग में रंग दिया है कि अब वो भारत को ही आंख दिखाने लगा है, भारत को ही अकड़ दिखाने लगा है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी के महानिदेशकों की बैठक बृहस्पतिवार 20 फरवरी को संपन्न हो गई, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव अभी भी अनसुलझा है। सीमा पर भारत की तरफ से बाड़ लगाने, बांग्लादेश से भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और उग्रवादियों की आवाजाही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई फैसला न हो सका। बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत की तरफ से सीमा के 150 मीटर के अंदर बाड़ लगाए जाने का विरोध किया है। बीते साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख
शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहली बार दोनों बलों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने पर बीजेपी की आपत्ति चर्चा का विषय है। चौधरी ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा गतिशील है, विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठते रहते हैं, हालांकि हमारे स्थानीय अधिकारी हमेशा उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ फजमा सिद्दीकी ने कहा कि इस तरह के निर्माण को उचित ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के भीतर कुछ भी निर्माण करने से पहले बातचीत होनी ही चाहिए। बीजेपी चीफ ने कहा कि अगर दूसरी तरफ से आपत्ति नहीं है तो निर्माण हो सकता है। यानी एक तरीके से भारत को ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो बांग्लादेश जो आज भारत की बदौलत खड़ा है, भारत के ही बदौलत उसका अस्तित्व है और भारत को ही आज पट्टी पढ़ा रहा है। जी हाँ, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस किस प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, जो भारत को दिखाने लगे हैं अकड़। तो वहीं बता दें इसी मुद्दे पर बात जहां पाकिस्तान की पैरवी पर जयशंकर जी ने समझाया, कह दिया आतंकवादियों का हितैषी ना बने बांग्लादेश। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी और बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के बीच मस्कट में बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश आतंकवाद को सामान्य ना बनने दे। बैठक को लेकर बांग्लादेशी पक्ष ने कहा कि हुसैन ने सार्क अस्थायी समिति की बैठक आयोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला और भारत सरकार से इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया। तो वहीं आपको बता दें पनामा भेजे गए अवैध भारतीय प्रवासी विदेश मंत्रालय ने बताया कब होगी इसकी वापसी। दोस्तों, अमेरिका से निर्वासित एक भारतीय समूह पनामा पहुंचा है। इनकी वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका निर्वासित लोगों की भारत की नागरिकता सत्यापित कर रहा है। ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। पनामा सिटी में निर्वासित किए गए लोगों में लगभग 50 लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने वीकली मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पनामा में भारतीय दूतावास भारतीय निर्वासितों की पहचान सत्यापित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से एक बार जब हम निश्चित हो जाएंगे कि वे भारतीय नागरिक हैं तो उनके घर लौटने की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, वही बता दें रशिया ने 5th जनरेशन सुखोई 57 के लिए दिया काफी सस्ता ऑफर। क्या मॉस्को के साथ भारत करेगा डील और अमेरिकी F-35 की क्या हो गई छुट्टी? बता दें रशिया भारत को अपने 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 को बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस बीच मॉस्को ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिससे अमेरिकी F-35 का ऑफर भी फेल हो सकता है। तो वहीं रशिया भारत को अपने फाइटर जेट देने के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। रशिया की सरकारी कंपनी रोस्टेक कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि 5वीं पीढ़ी के रूसी स्टील्थ फाइटर जेट का भारत में निर्मित संस्करण अमेरिकी F-35A से काफी सस्ता होगा। तो वहीं आपको बता दें G20 ने किया सबसे बड़ा ऐलान, UNSC समेत संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार का आह्वान। दोस्तों, G20 प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव सहित यूनाइटेड नेशन में सुधार की तत्काल आवश्यकता बताई है। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में विदेश मंत्री जयशंकर जी, उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। तो उधर आपको बता दें ईडी ने BBC इंडिया पर लगाया 3.4 करोड़ का जुर्माना, निर्देशकों पर भी लिया बड़ा एक्शन। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय बोले तो ईडी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बोले तो BBC इंडिया और उसके निदेशकों पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 3.44 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ईडी ने कहा है कि BBC इंडिया ने डिजिटल मीडिया संगठनों के लिए तय 26% विदेशी निवेश सीमा का पालन नहीं किया और इसे 100% बनाए रखा, जो कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। उधर आपको बता दें पाकिस्तान ने 154 भारतीयों को दिया वीजा, श्री कटास राज मंदिर का कर सकेंगे ये दर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान ने शुक्रवार को 154 भारतीयों को श्री कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए वीजा प्रदान किया। भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने शुक्रवार सोशल साइट X पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। पाकिस्तान उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्री कटास राज मंदिर में 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया है। प्रभारी राजदूत साद अहमद वहराइच ने भारतीय तीर्थ यात्रियों को वीजा देने के बयान को लेकर X पर पोस्ट किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि आध्यात्मिक रूप से उनकी यात्रा सुखद होगी। उन्होंने आपसी समझ को बढ़ावा देने और अंतर धार्मिक सद्भाव की अपनी नीति के अनुरूप ऐसी योजनाओं को सुविधाजनक बनाने पर बल दिया और उन्होंने इसको लेकर पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई है। वही बता दें तानाशाह नहीं है हमारे राष्ट्रपति जेलेंस्की। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति के समर्थन में उतरे यूक्रेन वासी ट्रंप को दे दिया सीधा संदेश। दरअसल यूक्रेन पर रशिया के हमले की तीसरी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले यूक्रेन वासी उतने ही उदास और तनावग्रस्त हैं जितने मॉस्को द्वारा युद्ध शुरू करने से ठीक पहले थे। अब वे
केवल अपने पुराने दुश्मन के बारे में चिंतित नहीं है। यूक्रेन के लिए चौंकाने वाला नया खतरा उसके एक समय के सबसे अच्छे सहयोगी अमेरिका से है, जिसका समर्थन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच लड़ाई को रोकने का संकल्प जताते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वर में स्वर मिलाते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि यूक्रेन का नेतृत्व एक तानाशाह का रहा है जिसने रशिया के साथ युद्ध शुरू किया। इसके बाद यूक्रेनी लोग जेलेंस्की के प्रति समर्थन जता रहे हैं, जिन्होंने रूस की गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। कीव की 25 वर्षीय तकनीकी कर्मचारी कैटरीना करोश ने कहा, हाँ वो एक आदर्श राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन वो तानाशाह भी नहीं है। तो दूसरी ओर अमेरिका में बैठे यूक्रेन समर्थकों की जेलेंस्की को बड़ी सलाह। कहा, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं, अगर उनको मनाना है, उनके गुस्से को शांत करना है, तो इस डील पर बात मान जाओ जेलेंस्की, तभी तुम्हारा फायदा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं। अब आलम यह हो चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन का तानाशाह तक कह दिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वो भी इसलिए तानाशाह कहा ताकि यूक्रेन में चुनाव हो सके। इस माहौल के बीच अमेरिका में बैठे यूक्रेन के हितैषियों ने जेलेंस्की को ट्रंप से संबंध सुधारने के लिए एक सलाह दी है। इन लोगों का मानना है कि जेलेंस्की को ट्रंप के खनिज संसाधनों वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रस्ताव को यूक्रेन अभी तक अस्वीकार करता हुआ आया है। तो दूसरी ओर रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप को मैक्रोन का बड़ा संदेश, कह दिया पुतिन के सामने आप कमजोर नहीं पड़ सकते। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा बयान देते हुए ट्रंप से कहा है कि आप पुतिन के सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। व्हाइट हाउस के मुताबिक मैक्रोन सोमवार को ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहते हैं कि यूक्रेन में लगभग 3 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, ताकि अमेरिकी और यूरोपीय लोगों के संयुक्त हित बनी रहे। व्हाइट हाउस के अनुसार मैक्रोन सोमवार को ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचेंगे। तो उधर आपको बता दें, रशिया में वेस्टर्न कंपनियों की हो गई है एंट्री। दोस्तों, रूस में काम कर रही कई वेस्टर्न कंपनियां इन हमलों के कारण, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पलायन करने लगी थी। इससे रशिया को काफी नुकसान हुआ था। वहीं उस समय अमेरिका भी रशिया पर सख्ती दिखा रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में फिर से वो वेस्टर्न कंपनियां रशिया में जा रही हैं। रूस की ओर ट्रंप की इस नरमी का फायदा अब पुतिन को मिलता नजर आ रहा है। हाल ही में पुतिन ने अपने मंत्रिमंडल को पश्चिमी कंपनियों को संभावित वापसी की तैयारी करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, वहीं बता दें, पोप फ्रांसिस की हालत पहले से है बेहतर, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ये जानकारी हॉस्पिटल ने दिया है। दोस्तों, कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस की हालत पहले से कुछ ठीक हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। 88 साल के पोप फ्रांसिस पिछले एक सप्ताह से रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें निमोनिया और पुरानी ब्रोंकाइटिस का इलाज दिया जा रहा है। पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरू में डॉक्टरों ने ब्रोंकाइटिस की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में उनकी स्थिति और कठिन हो गई। जांच के दौरान पता चला कि उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन के साथ साथ डबल निमोनिया भी हो गया है। ऐसे में पोप फ्रांसिस की तबियत बिगड़ने की खबर से कैथोलिक समुदाय में चिंता बढ़ गई है। वेटिकन के कई वरिष्ठ कार्डिनल इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि उनकी तबियत और बिगड़ती है तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि पोप फ्रांसिस पहले ही कह चुके हैं कि वो इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पोप का पद जीवन भर के लिए होता है। तो दोस्तों, वहीं आपको अगली और बड़ी खबर बता दें, जहां शरद पवार का सहारा बने प्रधानमंत्री मोदी जी कुर्सी पर बिठाया और गिलास में निकाला पानी, तो उधर बजती रही तालियां। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक खास अंदाज की वजह से खूब प्रशंसा में रहे। दरअसल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी शरद पवार का सहारा बने और उन्होंने अपने हाथों से कुर्सी को पकड़कर शरद पवार को उस पर बैठाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पवार के सामने रखी बोतल को खोलकर गिलास में पानी निकालकर एनसीपी पवार गुट चीफ को ऑफर किया। यह देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोग तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाए। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से जुड़े कई नेताओं की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, शरद पवार के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। पीएम मोदी और शरद पवार की कुर्सियां भी अगल बगल रखी हुई थी। वहीं जब कार्यक्रम की शुरुआत में दीपक जलाया जा रहा था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शरद पवार को ही आगे रखा। जी हाँ, वाकई में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बड़प्पन के लिए आपकी क्या राय है? दोस्तों, कमेंट में 2 बातें पीएम मोदी के लिए अच्छी लिखना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, आतिशी पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार, कहा सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, हमें काम करने दीजिए ना। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी 1 दिन ही हुए हैं और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना पहली कैबिनेट में पास करने के वादे की याद दिला सरकार से सवाल किया, तो अब सीएम रेखा गुप्ता ने उन पर
पर पलटवार किया। सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, काम हमें करने दीजिए ना। दिल्ली की सीएम ने कहा कि जो भी वादे जनता से किए गए थे वे सारे वादे पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू करने के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों अभी बीजेपी को सरकार फॉर्म किए 2 हफ्ते भी नहीं हुए दिल्ली में कि आतिशी अभी से ही रुकावट बनती नजर आ रही है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है वहीं बता दें। दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लिनिक पर बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन में बन जाएंगे आरोग्य मंदिर। दोस्तों दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की 553 मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी UAAM में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 30 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, यानी 30 दिनों के भीतर दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लिनिक आरोग्य मंदिर में बदल दिए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें राजस्थान कांग्रेस के 6 विधायक विधानसभा से सस्पेंड, विरोध में अब सदन में ही बिताएंगे रात। दोस्तों राजस्थान विधानसभा में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मंत्री अविनाश गहलोत के इंदिरा गांधी पर दादी की टिप्पणी को लेकर हुए हंगामे के बाद विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के 6 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित विधायकों ने सदन में ही रात बिताने का निर्णय लिया है। उनके बिस्तर और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं बता दें उत्तर प्रदेश की जेलों में हजारों कैदी कर रहे हैं महाकुंभ संगम स्नान। हर हर महादेव के लग रहे जयकारे, योगी सरकार की बड़ी पहल। बता दें प्रयागराज महाकुंभ मेला में देश और दुनिया भर से आकर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जेल में बंद कैदी भी इसे अछूते नहीं रहे। जेल में बंद कैदी भी अब महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशाम्बी, बस्ती समेत कई जिलों की जेलों में संगम स्नान का नजारा देखने को मिला। बुलंदशहर जिला कारागार के अधिकारियों के स्तर से विशेष तैयारियां करते हुए त्रिवेणी संगम का पावन जल कारागार लेकर जाया गया, जहां पर श्रद्धा भाव से इन कैदियों ने इसमें डुबकी लगाई। वाकई में दोस्तों सीएम योगी के ये फैसले मानने पड़ेंगे। वहीं बता दें इतना ही नहीं, महाकुंभ में आस्था का सैलाब के साथ यूपी बोर्ड ने प्रयागराज में 10वीं और 12वीं की परीक्षा टाल दी। जी हाँ, अब अगले महीने होगा एग्जाम। दोस्तों महाकुंभ का समापन अगले 5 दिनों में हो जाएगा। इस बीच यूपी बोर्ड को प्रयागराज में 10वीं और 12वीं की परीक्षा टालनी पड़ गई। अब ये परीक्षाएं अगले महीने 9 मार्च को दोनों पालियों में कराई जाएंगी। वहीं बता दें मोदी सरकार देगी 5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, कैसे कर सकते हैं अप्लाई। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 साल में कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत आप न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार से मदद ले सकते हैं, बल्कि लोन के लिए भी मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस बार आम बजट में सरकार ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे आपको बता दें। आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यमों के लिए MSMEs के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। अब आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको MSME.gov.in पर जाना होगा, जहां पर आप क्विक लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आपको लेनी होगी, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप रजिस्टर कर पाएंगे। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लगे हाथों इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।